Science Spark। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 से 30 दिसंबर तक गोवा, कर्नाटक और झारखंड के दौरे पर रहेंगी। वो आज शाम गोवा के लिए रवाना होंगी और 28 दिसंबर को कारवार हार्बर से पनडुब्बी के जरिए समुद्री यात्रा करेंगी। 29 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के जमशेदपुर जाएंगी। बोल चिकी लिपि के शताब्दी समारोह में शामिल होंगी और एनआईटी जमशेदपुर के 15वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगी। 30 दिसंबर को राष्ट्रपति झारखंड के गुमला में आयोजित अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम कार्तिक यात्रा को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल नई दिल्ली में मुख्य सचिवों के 5वें राष्ट्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। यह सम्मेलन राष्ट्रीय विकास प्राथमिकताओं पर केंद्र और राज्यों की साझेदारी को मजबूत बनाने पर केंद्रित है। सम्मेलन का मुख्य विषय विकसित भारत के लिए मानव पूंजी है, जिसमें शिक्षा, कौशल विकास और रोजगार अवसरों पर जोर रहेगा। इसमें प्रारंभिक बचपन शिक्षा, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, कौशल विकास और खेल पाठ्येतर गतिविधियों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। इसके अलावा शासन में तकनीक का उपयोग, नियमों में ढील, कृषि आपूर्ति श्रृंखला, पर्यटन विकास, आत्मनिर्भर भारत और नक्सलवाद के बाद की योजनाओं जैसे विषयों पर भी चर्चा होगी। पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के गहन विशेष पुनरीक्षण की सुनवाई का पहला चरण आज सुबह 10 बजे से शुरू हो रहा है। राज्य के 294 विधानसभा क्षेत्रों में 3,334 टेबल पर यह प्रक्रिया आयोजित की जाएगी। पहले चरण में उन अनमैप्ड मतदाताओं की सुनवाई होगी जिनका नाम 2002 की वोटर लिस्ट में नहीं है और वो अपने अभिभावकों के नाम का प्रमाण भी नहीं दे पाए हैं। ऐसे मतदाताओं की संख्या पूरे राज्य में 31,68,000 से अधिक बताई गई है। इस पूरी प्रक्रिया में सीसीटीवी कैमरा या वेबकास्टिंग की व्यवस्था नहीं होगी। संबंधित मतदाता ईआरओ, एईआरओ और माइक्रो ऑब्जर्वर एक रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेंगे। रजिस्टर के दस्तावेजों को सॉफ्टवेयर के माध्यम से अपलोड किया जाएगा, जिसके बाद एनुमरेशन फॉर्म के साथ हस्ताक्षरों का मिलान किया जाएगा। 4600 माइक्रो ऑब्जर्वर की देखरेख में होने वाली इस सुनवाई में ईआरओ, एईआरओ, बीएलओ और बीएलओ सुपरवाइजर मौजूद रहेंगे। प्रशिक्षण शिविर में शामिल न होने पर 778 माइक्रो ऑब्जर्वर को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल में आज से शुरू होने वाली एसआईआर सुनवाई में सीए प्रमाण पत्र को मान्य दस्तावेज माना जाएगा। इससे मतुआ समुदाय के बीच पैदा हुई नागरिकता संबंधी आशंकाओं को बड़ी राहत मिली है। राज्य निर्वाचन अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि केवल प्रमाण पत्र स्वीकार होगा, सबमिशन रसीद मान्य नहीं होगी। इससे तृणमूल कांग्रेस द्वारा फैलाए गए भ्रम और दावों पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार थमने का नाम नहीं ले रहा है। फरीदपुर में देर रात मशहूर सिंगर नागर वाउस जैम्स के कॉन्सर्ट पर हमला हुआ है। कट्टरपंथी समूह ने कॉन्सर्ट पर हमला किया है। हालात इतने बिगड़ गए कि जेम्स किसी तरह अपनी जान बचाकर वहां से निकले और कॉन्सर्ट को रद्द करना पड़ा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और दीपू चंद्र दास और अमृत मंडल की हत्याओं के विरोध में पूरे देश में गुस्सा है। सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ मशाल रैली निकाली। वहीं सिलीगुड़ी के होटल मालिकों ने भी सख्त कदम उठाए हैं। होटल मालिकों ने संगठन ने बांग्लादेशी नागरिकों को होटल के कमरे न देने का निर्णय लिया है। उत्तराखंड में ऑपरेशन काल नेमी के तहत 511 लोगों की गिरफ्तारी की गई है, जबकि 4,802 से ज्यादा लोगों का सत्यापन किया जा चुका है। इसके अलावा अवैध रूप से रह रहे 19 बांग्लादेशी नागरिकों को भी गिरफ्तार किया गया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि उत्तराखंड केवल एक भौगोलिक राज्य नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, परंपरा और विश्वास का केंद्र है। लिहाजा इसकी गरिमा से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। इसी नीति के तहत राज्य सरकार की ओर से धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड, ठगी, अवैध गतिविधियों और संदिग्ध तत्वों के खिलाफ ऑपरेशन काल नेमी को 10 जुलाई से प्रदेश भर में प्रभावी रूप से लागू किया गया था।
केरल के त्रिशूर नगर निगम में कांग्रेस उम्मीदवार डॉक्टर निजी जस्टिन मेयर चुने गए हैं। उनके चयन के साथ ही पार्टी के भीतर विवाद भी खड़ा हो गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ पार्षद लाली जेम्स ने आरोप लगाया है कि मेयर पद पर पैसे लेकर दिया गया। उन्होंने कहा कि वो भी दावेदार थीं, लेकिन नेतृत्व ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण यानी कि वीबीजी रामजी को लेकर राजस्थान के 12 जिले की सुंदलक पंचायत के अंतर्गत आने वाले राजपुरा ग्राम के श्रमिकों में उत्साह है। ग्रामीण श्रमिकों का कहना है कि योजना का नया नाम जी राम जी अपनापन और नई पहचान का एहसास कराता है। उन्हें उम्मीद है कि इस बदलाव के साथ कार्यप्रणाली में और सुधार होगा और रोजगार के और भी अवसर बढ़ेंगे। उत्तराखंड के देहरादून में भी श्रमिकों में खुशी का माहौल है। लाभार्थियों ने सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद किया है। आज पूरा देश श्रद्धा और सम्मान के साथ सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी की 359वीं जयंती मना रहा है। सन 1666 ईस्वी में पटना साहिब में जन्मे गुरु गोविंद सिंह जी ने अपना संपूर्ण जीवन धर्म, साहस और बलिदान के सिद्धांतों को समर्पित कर दिया। सिख धर्म के 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के प्रकाश पर्व के अवसर पर गृह मंत्री अमित शाह ने एक्स पर शुभकामनाएं दी हैं और एक वीडियो भी साझा कर लिखा है कि गुरु साहिब के पंच प्यारे देश भर में मानव समाज की सुरक्षा के पर्याय बन गए। आज महान शायर मिर्जा गालिब की जयंती है। उन्हें भारतीय काव्य परंपरा के सर्वाधिक लोकप्रिय शायरों में गिना जाता है। गालिब ने मानव जीवन के उतार चढ़ाव और संवेदनाओं को अपनी शायरी में बड़े सुंदर ढंग से पिरोया है। दिल्ली में आयोजित गोधन प्रदर्शनी इस वक्त चर्चा का विषय बनी हुई है। एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर में आयोजित इस प्रदर्शनी में कलाकार महेश वैष्णव ने गोबर को अद्भुत रूप से दिया है। उन्होंने अपनी कला के माध्यम से गोधन, सनातन संस्कृति, गोसेवा और राष्ट्र सेवा का संदेश देने का काम किया है। दिल्ली में अटल कैंटीन के पहले 2 दिनों में 33,000 से अधिक लोगों ने सब्सिडी वाले भोजन का लाभ उठाया। उद्घाटन के दिन 17,587 और दूसरे दिन 15,805 लोगों को लंच डिनर परोसा गया। मौसम विभाग ने बिहार, यूपी, पंजाब, हरियाणा के साथ साथ चंडीगढ़ और असम, मेघालय सहित कई राज्यों के लिए सर्दी का अलर्ट जारी किया है। असम और मेघालय और उत्तर प्रदेश में 29 दिसंबर तक रात और सुबह के समय घने से बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। 28 दिसंबर तक बिहार, उप हिमालयी, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में कोल्ड डे की स्थिति बन सकती है। उत्तराखंड में 27 दिसंबर कोल्ड डे की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग के मुताबिक 28 दिसंबर तक दिल्ली एनसीआर में मॉडरेट फॉग की स्थिति बनी रहेगी। अधिकतम तापमान 21 से 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में 28 दिसंबर तक मौसम शुष्क रह सकता है। इस दौरान दोनों हिस्सों में कई जगहों पर घना से अत्यंत घना कोहरा छाए रहने का अलर्ट भी जारी किया गया है, जबकि 29, 30 और 31 दिसंबर को प्रदेश में मौसम पूरी तरह से साफ रह सकता है। बिहार में जारी शीतलहर के प्रकोप के बीच मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अत्यधिक घने कोहरे के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है और लोगों को सतर्क रहने की सलाह भी दी है। झारखंड के 12 जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 48 घंटों के दौरान न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की और गिरावट आने की संभावना है। इसके अलावा मौसम विभाग ने 28 दिसंबर तक कश्मीर में मौसम आमतौर पर शुष्क रहने का पूर्वानुमान जताया है। हालांकि नए साल से पहले मौसम में बदलाव के संकेत भी हैं। विभाग के अनुसार 29 दिसंबर को ऊंचाई वाले कुछ इलाकों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। उत्तर प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण एसआईआर की अंतिम तारीख शुक्रवार को समाप्त हो गई है। पहले 2 बार समय बढ़ाया गया था, लेकिन इस बार अवधि नहीं बढ़ाई गई। सूत्रों के अनुसार मतदाता सूची में अभी 15.44 करोड़ नाम दर्ज हैं, जिनमें से 2.89 करोड़ नाम हटाए जाएंगे और 1.11 करोड़ मतदाताओं को नोटिस भेजा जाएगा। हटाए जाने वालों में 1.26 करोड़ स्थानांतरित, 46 लाख मृत, 23.70 लाख डुप्लीकेट और 83.73 लाख अनुपस्थित मतदाता शामिल हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रेणवा ने बताया है कि 31 दिसंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची जारी होगी। 28 फरवरी 2026 को अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित की जाएगी, जबकि 31 दिसंबर से 30 जनवरी तक दावे आपत्तियां लिए जाएंगे।
नई दिल्ली के यशोभूमि में मानसिक स्वास्थ्य और आध्यात्मिक चेतना का अनूठा संगम देखने को मिला। शिव योग आचार्य ईशान शिवानंद जी के सानिध्य में भारत समेत 15 देशों से आए करीब 6000 साधकों ने भजन, ध्यान और लयबद्ध संगीत के माध्यम से मानसिक शांति का अनुभव किया। इंडिगो में बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द होने के मामले की जांच करने वाली 4 सदस्यीय समिति ने अपनी रिपोर्ट विमानन नियामक डीजीसीए को सौंप दी है। नागर विमानन महानिदेशालय के संयुक्त महानिदेशक संजय के ब्रह्माणे की अध्यक्षता में इस समिति का गठन 5 दिसंबर को किया गया था। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और दिल्ली सरकार में मंत्री आशीष सूद ने पुराना किला में वीर बाल दिवस के अवसर पर लेजर और लाइट शो कार्यक्रम में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत 31 दिसंबर को रायपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान वो अभनपुर विकास खंड के सोनपैरी गांव में आयोजित विशाल हिंदू सम्मेलन को मुख्य वक्ता के तौर पर शामिल होंगे और संबोधित करेंगे। भारतीय सभ्यता और इतिहास को भारतीय दृष्टिकोण से समझने पर केंद्रित वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी शशि रंजन कुमार की नई किताब द डिक्लाइन ऑफ द हिंदू सिविलाइजेशन हाल ही में प्रकाशित हुई है। उन्नाव रेप केस में सीबीआई ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा दोषी पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को दी गई जमानत के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दाखिल की है। हाईकोर्ट ने 23 दिसंबर 2025 को उनकी सजा अपील के निपटारे तक निलंबित करते हुए जमानत दी थी। सेंगर को दिसंबर 2019 में उन्नाव रेप मामले में उम्र कैद और 25 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई थी। हालांकि जमानत मिलने के बावजूद वो जेल से बाहर नहीं आ सकेंगे। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कार्बी अंगलोंग में हाल की घटनाओं को लेकर कार्बी समुदाय और कार्बी अंगलोंग स्वायत्त परिषद के साथ त्रिपक्षीय बैठक। उन्होंने बताया कि प्रभावित क्षेत्रों में बाड़बंदी और हरितकरण अभियान चलाया जाएगा ताकि स्थिति सामान्य हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले 5 वर्षों में अवैध रूप से जारी व्यापार लाइसेंस रद्द किए जाएंगे और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की जाएगी। असम विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर भाजपा ने गुवाहाटी में 2 दिवसीय राज्य कार्यकारिणी बैठक शुरू की। बैठक में शामिल होने पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नितिन नबीन पहुंचे, जिनका मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा और नेताओं ने स्वागत किया और हवाई अड्डे से शहर तक रैली भी निकाली। श्रीमंत शंकर देव कलाक्षेत्र में बैठक को संबोधित करते हुए नितिन नबीन ने कामाख्या देवी की पूजा के साथ भाषण की शुरुआत की। उन्होंने जमीनी कार्यकर्ताओं की भूमिका पर जोर देते हुए संगठन और मजबूत करने का संकल्प दोहराया। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत लाभ पाने वाले लोगों की संख्या 2025 में बढ़कर 10.25 करोड़ हुई। बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। MDH कसूरी मेथी लाजवाब है, लाजवाब है। स्वाद और सुगंध इसकी लाजवाब है, लाजवाब है। अगर MDH कसूरी मेथी नहीं डाला तो खाली हाथ मलते रह जाओगे। एक एक पत्ता हाथ से चुना, स्वाद और सुगंध जगाए कई गुना। MDH विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ओ हरी भैया, अरे वाह, खेतों में कौन सी फसल लगाए हो? 12 महीने कमा कर दे ऐसी फसल। क्या? मैंने नया व्यवसाय शुरू किया है। उसके लिए पैसे? इसमें किसी निवेश की जरूरत ही नहीं। अच्छा, मुखिया जी। अरे मुखिया जी, नमस्ते। अरे हरी, कब आ रहे हो? आप बस चलिए, मैं पहुंचता हूं। अब मैं LIC एजेंट हूं। LIC एजेंट बनो, अब बड़ा सोचो। हमारी वेबसाइट पर जाएं या अपनी नजदीकी LIC शाखा से संपर्क करें। ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में।
वित्त वर्ष 2024-25 में देश के प्रति परिवार औसत खपत बढ़कर 4.47 सिलेंडर हुई, जो कि पहले वित्त वर्ष में 2019-20 में 3 थी। वहीं वित्त वर्ष 2025-26 में इसके 4.85 प्रति परिवार तक पहुंचने की उम्मीद है। केंद्र सरकार ने 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत राजस्थान और झारखंड में पंचायती राज संस्थाओं और ग्रामीण स्थानीय निकायों को मजबूत करने के लिए 723 करोड़ रुपए से अधिक अनुदान राशि जारी की। पंचायती राज मंत्रालय की आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार राजस्थान में वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए राज्य की 24 पात्र जिला पंचायत और 339 ब्लॉक पंचायतों और 3,857 ग्राम पंचायतों के लिए 303 करोड़ रुपए से अधिक की मुक्त अनुदान की पहली किस्त जारी की गई। भारतीय रेलवे 2030 तक 48 प्रमुख शहरों में नई ट्रेनों की प्रस्थान क्षमता को दोगुना करने की योजना बना रहा है। इसके साथ ही मौजूदा वक्त में उपलब्ध इंफ्रास्ट्रक्चर को भी बढ़ाया जाएगा। रेल मंत्रालय ने यह कदम यात्रा की मांग में लगातार वृद्धि को ध्यान में रखकर उठाया। रेलवे ने जानकारी दी है कि महाकुंभ के दौरान 17,340 विशेष ट्रेनें चली, तो वहीं होली के लिए 1,144, ग्रीष्मकाल में 12,417 और छठ पूजा के लिए 12,383 विशेष ट्रेनें चलाई गई। भारत का सेमीकंडक्टर सेक्टर में आई तेजी। सरकार की सेमिकॉन इंडिया योजना के तहत अब तक 10 प्रोजेक्ट मंजूर किए गए हैं, जिनमें कुल 1.6 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। 2024-25 में मोबाइल फोन का उत्पादन 18,000 करोड़ रुपए से बढ़कर 5.45 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचा। वहीं मोबाइल फोन का निर्यात भी 1,500 करोड़ रुपए से बढ़कर करीब 2 लाख करोड़ रुपए हुआ। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन तेज बढ़ोतरी के साथ वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 11.3 लाख करोड़ रुपए हुआ। देश के 10 राज्यों में बने इलेक्ट्रॉनिक्स और मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर से करीब 1.46 लाख करोड़ रुपए का निवेश आने की है उम्मीद, जिससे लगभग 1.80 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है। सोने और चांदी में रिकॉर्ड तेजी देखने को मिली, जिससे सोने की कीमत करीब 1.38 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम और चांदी का दाम 2.28 लाख रुपए प्रति किलो के पार पहुंचा। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 19 दिसंबर 2025 को समाप्त हुए सप्ताह में $4.368 बिलियन बढ़कर $693.318 बिलियन पहुंचा। केंद्रीय बैंक के पास सोने के भंडार की वैल्यू $2.623 बिलियन बढ़कर $110.365 बिलियन हुई। सरकार ने एक बड़ी पहल के जरिए लोगों के करीब 2,000 करोड़ रुपए वापस दिलाए हैं, जो लंबे समय से बिना दावे पड़े थे। ये पैसा बैंक खातों, बीमा पॉलिसियों, म्यूचुअल फंड, शेयरों के डिविडेंड और रिटायरमेंट से जुड़े फंड में अटका हुआ था। आंकड़ों के अनुसार देश के बैंकों में लगभग 78,000 करोड़ रुपए अनक्लेम्ड जमा के रूप में पड़े थे। बीमा कंपनियों के पास करीब 14,000 करोड़ रुपए, म्यूचुअल फंड के करीब 3,000 करोड़ रुपए बिना दावे के पड़े हैं। भारतीय मखाना निर्यातकों ने अब नए बाजारों की ओर रुख किया है। स्पेन और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में मखाने की मांग बढ़ रही है, जहां इससे स्वास्थ्य लाभों को लेकर जागरूकता बढ़ी है। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने करीब 800 मीट्रिक टन मखाना जर्मनी, चीन, अमेरिका और मध्य पूर्व के देशों में निर्यात किया। इसमें अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी करीब 50% रही। छोटे बिजनेस को क्रेडिट एक्सपोजर सालाना आधार पर 16.2% बढ़कर 46 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचा। फेम 2 सरकारी योजना के तहत खुदरा दुकानों पर 8,932 ईवी चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने भी अपने खर्च पर 18,500 से अधिक चार्जिंग स्टेशन बनाए। सूचना प्रौद्योगिकी सेवा कंपनी कोफोज एआई कंपनी एनकोरा में $2.35 अरब के उद्यम मूल्य पर 100% हिस्सेदारी का अधिग्रहण करेगी। टेक कंपनी इन्फोसिस चालू वित्त वर्ष में 21,000 फ्रेशर्स की एंट्री लेवल पर भर्ती करेगी। इसके साथ ही इन लोगों का सालाना वेतन भी बढ़ाया गया। क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो ने इस साल 9,668.8 करोड़ रुपए की कुल बिक्री दर्ज की, जो पिछले वित्त वर्ष 2024 की 4,223.9 करोड़ रुपए की बिक्री से लगभग 129% ज्यादा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने डेमोक्रेट्स पर एब्स्टेन फाइलों को लेकर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। ट्रंप का दावा है कि न्याय विभाग चुनावी धोखाधड़ी की जांच से ध्यान भटका रहा है। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल में कहा कि एब्स्टेन से संबंधित 10 लाख पेज मिले हैं और अधिकारियों से मामले से जुड़े नामों को जारी करने का आग्रह किया गया है। ट्रंप ने यह दावा किया है कि रिपब्लिकन नहीं बल्कि डेमोक्रेट्स के एब्स्टेन से संबंधित है। इजरायल ने स्वघोषित सोमालीलैंड
सोमालीलैंड को स्वतंत्र और संप्रभु राज्य के रूप में मान्यता देने वाला पहला देश बनकर इतिहास रच लिया। प्रधानमंत्री बेंजामिन ने कहा है कि इजराइल कृषि, स्वास्थ्य प्रौद्योगिकी और अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में सोमालीलैंड के साथ तत्काल सहयोग की तलाश करेगा। उसके साथ ही उन्होंने सोमालीलैंड के राष्ट्रपति अब्दुल रहमान मोहम्मद अब्दुल्लाही को बधाई देते हुए इजराइल आने का निमंत्रण भी दिया। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की रविवार को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से करेंगे मुलाकात, जिस दौरान रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के उपायों और क्षेत्रीय सुरक्षा गारंटी पर चर्चा होगी। वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि 20 सूत्रीय शांति योजना 90% तैयार है। उन्होंने कहा कि आगामी वार्ता में यूरोप को शामिल किया जाना चाहिए और उन्होंने ऑनलाइन भागीदारी का सुझाव भी दिया। नाइजीरियाई सरकार ने अमेरिका के समर्थन से हवाई हमलों में उत्तर पश्चिमी नाइजीरिया में ISIS के 2 शिविरों को निशाना बनाया। क्वारा राज्य में विस्फोट से कई घर क्षतिग्रस्त हुए, लेकिन किसी नागरिक के हताहत होने की खबर नहीं है। यूक्रेन के खार्किव पर हुए रूसी हमले में 2 लोगों की मौत हो गई और 9 महीने के नवजात शिशु समेत 8 लोग घायल हो गए। सीरिया के होम्स शहर में अलावी अल्पसंख्यक समुदाय की एक मस्जिद में हुए विस्फोट में 8 लोगों की मौत, 18 अन्य लोग घायल। सरिया अंसार अल सुन्ना नामक समूह ने ली हमले की जिम्मेदारी। मलेशिया के पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक को 1MDB घोटाले में सत्ता के दुरुपयोग और मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में 15 साल का अतिरिक्त जेल की सजा और $28 लाख का जुर्माना लगाया गया। नजीब ने जनता से शांत रहने का आग्रह किया और वैध माध्यमों से अपने अधिकारों की रक्षा का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि उनका वकील इस फैसले के खिलाफ अपील करेगा। न्यूयॉर्क की गवर्नर कैथी होचुल ने शीतकालीन तूफान डेविन को देखते हुए आपातकाल घोषित किया। न्यूयॉर्क के राष्ट्रीय मौसम सेवा ने ग्रेट लैक्स से लेकर उत्तरी मिड अटलांटिक और दक्षिणी न्यू इंग्लैंड तक यात्रा के लिए खतरनाक परिस्थितियों की चेतावनी दी। कुछ क्षेत्रों में 5 से 8 इंच तक बर्फबारी होने का भी अनुमान है। भारत ने 5 मैचों की T20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में श्रीलंका को 8 विकेट से हरा दिया। इस जीत के साथ भारत ने सीरीज अपने नाम करते हुए 3-0 की अजय बढ़त बनाई। तिरुवनंतपुरम में खेले गए इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका ने भारत के सामने जीत के लिए 113 रनों का लक्ष्य रखा। भारतीय टीम ने शेफाली वर्मा के आक्रामक अर्धशतक की मदद से लक्ष्य को 13 ओवर 2 गेंद में 2 विकेट खोकर आसानी से हासिल कर लिया। शेफाली ने एक बार फिर शानदार बल्लेबाजी करते हुए 42 गेंदों पर नाबाद 79 रनों की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने नाबाद 21 रन का योगदान दिया। पहले बल्लेबाजी करने उतरी श्रीलंका की टीम 7 विकेट पर 112 रन बनाए। श्रीलंका के लिए चमारी ने हासिनी परेरा 25, कविशा दलहारी ने 20 और इमेशा दुलानी ने 27 रनों का योगदान दिया। विजय हजारे ट्रॉफी में दिल्ली ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गुजरात के खिलाफ 7 रन से रोमांचक जीत दर्ज की। पहले बल्लेबाजी करते हुए दिल्ली ने 9 विकेट पर 254 रन बनाए। टीम की ओर से विराट कोहली ने 77 रन और ऋषभ पंत ने 70 रन की अहम पारी खेली। लक्ष्य का पीछा करने उतरी गुजरात की टीम 47 ओवर 4 गेंद में 247 रन पर ऑल आउट हो गई। इस जीत के साथ दिल्ली ने टूर्नामेंट में अपनी लगातार दूसरी जीत दर्ज की। प्रतियोगिता के एक अन्य मुकाबले में मुंबई ने उत्तराखंड को 51 रन से हराने में सफलता पाई। पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई ने 7 विकेट से 331 रन बनाए। मुंबई के लिए हार्दिक तमोरे ने सबसे अधिक 93 रनों की पारी खेली। वहीं सरफराज खान और मुशीर खान ने 55-55 रन का योगदान दिया। जवाब में उत्तराखंड की टीम 5 ओवर में 9 विकेट पर 280 रन पर सिमट गई। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज उस्मान ख्वाजा ने मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड में खेले जा रहे चौथे एशेज टेस्ट के दौरान अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 8000 रन पूरे कर लिए। ये उपलब्धि हासिल करने वाले उस्मान ख्वाजा 19वें ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी बने। ख्वाजा ने ये ऐतिहासिक उपलब्धि अपने करियर की 204वीं अंतर्राष्ट्रीय पारी में तीनों प्रारूपों को मिलाकर हासिल की है। बिहार के 14 साल के युवा क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सूर्यवंशी को इस पुरस्कार से सम्मानित किया। वैभव को खेल श्रेणी में ये पुरस्कार मिला है। वैभव सूर्यवंशी ने हाल ही में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने हैं। विजय हजारे ट्रॉफी में उन्होंने मात्र 84 गेंदों पर 190 रन की विस्फोटक पारी खेली।
भारतीय गोल्फर जीव मिल्खा सिंह ने 13 साल का इंतजार खत्म करते हुए आईजीपीएल आमंत्रण श्रीलंका टूर्नामेंट जीतकर आईजीपीएल के पहले सत्र का शानदार अंत किया। 54 साल के जीव ने 6 अंडर 65 और कुल 15 अंडर का स्कोर करके आर्यन रूपा आनंद को एक शॉट से हराया। वहीं पुखराज सिंह गिल संयुक्त 12वें स्थान पर रहने के बावजूद आईजीपीएल ऑर्डर ऑफ मेरिट जीत गए। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने इंडियन सुपर लीग के लिए एक नई संरचना का प्रस्ताव रखा, जिसके तहत लीग अगले 20 सत्र तक इस राष्ट्रीय संस्था के स्वामित्व और संचालन में रहेगी। एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।